नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र को प्रश्नों के माध्यम से करने वाले हैं। आपने इस कोर्स में प्रवेश लिया है तो आपको पता होगा कि लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र के करेंगे, 10 इकाइयों के आपके। तो सबसे पहले एक बार अपने पाठ्यक्रम को लेकर समझ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पाठ्यक्रम अच्छे से देखा होगा, आपको अच्छे से पाठ्यक्रम पता भी होगा। और यदि आप प्रश्न अभ्यास वाले खंड में या इस कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो इसका एक सहज सा अर्थ ये निकलता है कि आपने अपने पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा होगा, आपने उसका ठीक से रिवीजन किया होगा। अब आपको बस ये है कि तैयारी को और अच्छे से हम ये कहें करने के लिए परीक्षा में जाने से पहले आप लोग अपना स्वयं अपने स्तर पर आकलन कर पाएं। उसके लिए आपको कुछ प्रश्न यदि अभ्यास करने के लिए मिल जाएं तो बेहतर होता है। और ये इस परीक्षा के लिए नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्नों का अभ्यास करना सबसे अच्छा तरीका होता है अपना आकलन करने का। ठीक है, तो हम प्रश्नों पे जाएंगे, प्रश्नों को हल करेंगे इकाई वार तरीके से। लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपने पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, उन बिंदुओं को समझ लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। भाई एक अध्यापक यही तो करते हैं कि जो विद्यार्थी का विश्लेषण करने में जो समय जाता है, जो थोड़ा सा अनुसंधान करने में समय जाता है, अध्यापक उस समय को कम कर देता है, विद्यार्थी का अधिक समय उसमें नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं कि पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद, जो विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष हमें मिलता है, उसके आधार पर कि ये ऐसे बिंदु हैं जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से हर बार और लगभग विषयों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम अपना पूरा पाठ्यक्रम देखेंगे विस्तार से। पाठ्यक्रम इसलिए देखेंगे, दो चीजें वहां से सीखने को मिलेंगी। एक तो ये कि हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में कौन से बिंदु दिए गए हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है, और क्या किसी इकाई में ऐसे बिंदु भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन वहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो हम ये सीखेंगे पाठ्यक्रम को देखकर। दूसरा, हम अपना एक कक्षा कार्यक्रम तैयार करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे कि एक योजना होगी कि किस योजना के अनुसार हम अपने प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक उसी योजना के अनुसार आप लोग भी क्या करेंगे, जो आपने किसी किताब से पढ़ाई की होगी या आपके अपने नोट्स होंगे, आप उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, और जो वो क्रम है वो अलग होगा, जैसा आपको आपके सिलेबस में दिया गया है वैसा नहीं है, जैसा पुस्तकों में दिया गया है वैसा भी नहीं है। कुछ अलग क्रम है, उसको हम लेकर बात करेंगे, उसको बनाएंगे। और वो हम ऐसा क्यों रखेंगे, वो क्रम हमारा ऐसा क्यों है, उसके मैं तर्क आपको दे दूंगा। पहले एक बार थोड़ा सा हम अपने पाठ्यक्रम को लेकर देखते हैं, सामान्य सी समझ आप सभी को होगी। एक बार ये समझ लें कि भाई हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में 10 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहले ऐसा होता था कि अलग से 60 मिनट का समय प्रथम प्रश्न पत्र के लिए दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि पूरे 3 घंटे के लिए आपका विषय और प्रथम प्रश्न पत्र दोनों ही आपको एक साथ दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यदि आपके पाठ्यक्रम का हम विभाजन करके देखें तो इसको हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक 2 भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो यूनिट्स हैं हमारी। तो एक तरफ हम थ्योरेटिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, सैद्धांतिक इकाइयां कौन कौन सी हैं, उनको देख लेंगे। और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं आपकी, जो व्यवहारिक इकाइयां हैं, उनको लेकर हम बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे यदि हम पहले सैद्धांतिक इकाइयों की तरफ बात करें, थ्योरेटिकल यूनिट्स के बारे में बात करें, तो एक आपको पढ़ना है संचार या कहिए आप संप्रेषण। दूसरी इकाई है आपकी आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को लेकर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। एक इकाई है आपकी शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति। एक इकाई है आपकी उच्चतर शिक्षा प्रणाली। फिर एक इकाई आपको इसमें शोध पढ़ना है, शोध कह लीजिए या अनुसंधान अभिवृत्ति। अभिवृत्ति अभिक्षमता कहिए। ठीक है, फिर एक इकाई आपको इसमें लोक विकास और पर्यावरण पढ़ना है।
लोग, विकास और पर्यावरण, ये 6 इकाइयां आपकी सैद्धांतिक इकाइयां हैं। यदि प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात की जाए तो गणित है, मैथ है एक तरफ, फिर हम कह दें रीजनिंग है, ये पढ़ना है, फिर आप कह लीजिए आंकड़ों की व्याख्या डीआई, और बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता, ये 4 इकाई आपकी व्यवहारिक इकाइयों में शामिल हैं। ठीक है, ये 10 इकाइयां हैं, हर इकाई से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बिंदु स्पष्ट है? चलिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा जब हमने ये लिखे हैं इस तरीके से कि ये इस क्रम में हमने क्यों लिखा। संचार लिखा, फिर हमने आईसीटी लिख दिया, फिर हमने शिक्षण अभिवृत्ति लिख दिया, फिर हमने उच्चतर शिक्षा प्रणाली लिख दिया, फिर हम लोग अनुसंधान की तरफ चले गए, फिर हम लोग विकास और पर्यावरण की तरफ आए, है ना, कि हम पहुंचे 4 यूनिट पे, पहले 4 इकाई की बात की, फिर 8 पे चले गए सडनली, फिर हम आते हैं सबसे शुरू में पहुंच गए और दूसरे नंबर वाली बहुत बाद में है। एक मन में प्रश्न आया होगा, ये हमने इस क्रम में क्यों लिखा है, वो भी समझ में आएगा, उस पर भी बात करेंगे। हमारा जो अभ्यास करने का क्रम है वो ये रहने वाला है। लेकिन पहले एक बार क्या करते हैं, पूरा पाठ्यक्रम हम विस्तार से समझ लेते हैं। उस पाठ्यक्रम को देखते समय हमें ये समझ में आएगा कि कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, और उसमें कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां से लगभग हर बार और लगभग सभी विषयों में प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस वर्गीकरण पर कि हमने ये क्रम क्यों रखा है। चलिए, पहले पाठ्यक्रम देखते हैं जो हमें दिया गया है। हमें सबसे शुरू में शिक्षण अभिवृत्ति पहली इकाई हमारी, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें शिक्षण को लेकर पढ़ना है, शिक्षण को लेकर जानना है। शिक्षण होता क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, इसी में हम समझते हैं शिक्षा हो, शिक्षण हो, इनका अर्थ क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, शिक्षण के स्तर को लेकर हमें पढ़ना होता है। 3 स्तर हम इसमें पढ़ते हैं। एक हम कहें स्मरण शक्ति, ठीक है, फिर समझ और विचारात्मक, इसको हम 3 स्तर ऐसे भी कहते हैं। स्मृति स्तर पर जब अध्यापक पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को तो स्मृति स्तर पर अध्यापन होता है, शिक्षण होता है, जिसमें अध्यापक का बल इस बात पर होता है कि बस विद्यार्थी कोई सूचना, तथ्य, जानकारी उसको अपने मस्तिष्क में अंकित कर ले, याद कर ले चीजों को। ऐसे ही जब विद्यार्थी किसी बिंदु को याद करने पर अधिक बल देता है, समझने पर नहीं, कि भाई मुझे कुछ चीजें रट लेनी है, तो उसके द्वारा किया गया अधिगम भी स्मृति स्तर पर कहलाता है। दूसरा, इसमें समझ को लेकर, समझ स्तर पर, या इसको कहा जाता है बोध, या आप कहिए अवबोध स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। ये मेमोरी लेवल पर है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है। तीसरा है विचारात्मक, या इसको आप कहिए विमर्शी स्तर पर, चिंतन मनन के स्तर पर। जब विद्यार्थी किसी बिंदु को इस स्तर पर पढ़ ले, इस स्तर पर वो अधिगम करे कि उसके पक्ष में वो अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकता है, वो होता है विचारात्मक स्तर पर अधिगम या विमर्शी स्तर पर अधिगम। जब अध्यापक ऐसे पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी की समझबूझ किसी बिंदु को लेकर, किसी सिद्धांत को लेकर ऐसे विकसित हो जाए कि विद्यार्थी उसके बारे में अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत कर सके, तो वो अध्यापक का अध्यापन कैसा कहलाएगा, विमर्शी स्तर का अध्यापन कहलाएगा। यह हमें पढ़ना है। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं ये हमें जानना है, और शिक्षण से मूल अपेक्षाएं क्या होती हैं ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो शिक्षण अभिवृत्ति में पहला बिंदु है शिक्षण के बारे में, और ये ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षण की विशेषताओं को लेकर बन जाए, शिक्षण के उद्देश्य को लेकर बन जाए, जो शिक्षण से मूल अपेक्षाएं हैं वहां से प्रश्न बन जाए, या इन 3 में से किसी भी स्तर को लेकर प्रश्न बन जाए, लेकिन प्रश्न बनता है। ठीक है, दूसरा बिंदु है इसमें अब विद्यार्थी या आपकी ये शिक्षार्थी की विशेषताओं को लेकर। वैसे तो हमारी इस परीक्षा को यदि आप ध्यान में रखें, आप इस परीक्षा को देखें, तो इसमें मुख्यतः जो किशोर विद्यार्थी है वो केंद्र में रहता है। लेकिन जब आप पढ़ें शिक्षार्थी की विशेषताओं को, तो जिस भी पुस्तक से आप पढ़ रहे होंगे, आपने जो नोट्स बनाए होंगे, उसमें आप कुछ विशेषताएं बाल्यावस्था की भी जानिए, कुछ विशेषताएं शैशवावस्था की भी जानिए, क्योंकि जो उस अवस्था की विशेषताएं होती हैं उनके अनुसार ही बालक के शिक्षण का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे हमको ये पता होगा कि किशोरावस्था का जो बच्चा है वो संवेगात्मक रूप से विचलित रहता है ना, वो एकदम उसके जो संवेग है वो अपने चरम पर रहते हैं।
तो उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए उसके शिक्षण का स्वरूप निर्धारित होगा। हमें उस अवस्था की विशेषताओं को देखकर ही तो ये पता चलता है कि जो किशोरावस्था है वो अधिगम के दृष्टिकोण से बेहद कठिन काल है। बच्चा कई प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहा होता है, उसके लिए मुश्किल समय है। ठीक है, तो हमें उस विकास चरण की, उस अवस्था की जो कुछ विशेषताएं हैं उनको जानना होता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है किशोर विद्यार्थी को लेकर, है ना, ये परीक्षा उसी को केंद्र में रखती है। लेकिन अध्यापक होने के नाते भाई इस परीक्षा के बाद में आपके पास दो विकल्प आते हैं, या तो आप सहायक प्राध्यापक बनने का चयन करेंगे या आप शोधार्थी बनने का चयन करेंगे। आप शोधार्थी बनना निर्धारित करेंगे, हमें शोध के क्षेत्र में जाना है, पहले हमें किसी विश्वविद्यालय में शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराना है। इन दोनों ही अवस्थाओं में जब अंतिम रूप से क्या होगा, शोधार्थी बने, शोध अपना पूरा किया, फिर आप सहायक प्राध्यापक बने, ये भी तो होगा। तो आपको ये जानना तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक जब आप सहायक प्राध्यापक बनेंगे तो केवल किशोर के बारे में नहीं, एक बेहतर अध्यापक बनने के लिए, अपने अध्यापन कार्य को बेहतर बनाने के लिए, एक उत्तम अध्यापक बनने के लिए आप थोड़ा सा बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको भी जान के रखिए, शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको भी जान के रखिए। आपको वो परिवर्तन समझ में आएगा कि शैशवावस्था की ये विशेषताएं थी तो शिक्षण का स्वरूप ऐसे निर्धारित हुआ, बाल्यावस्था की ये विशेषताएं होती हैं तो शिक्षण का स्वरूप ऐसा होता है, किशोरावस्था की ये विशेषताएं हैं तो शिक्षण का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। बात समझे? तो हमें इस बिंदु में शिक्षार्थी की विशेषताओं को लेकर पढ़ना है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं में शैक्षिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है और संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है। इन सारी विशेषताओं को लेकर हमें पढ़ना है। फिर एक बिंदु ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न भी लगभग हर बार पूछा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर, व्यक्तिगत भिन्नताएं, या किसी पुस्तक में लिखा मिलेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है, या कहीं लिखा मिल सकता है वैयक्तिक विभिन्नताएं। बात एक ही है। जो इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है, यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे आपको ये मानकर चलना है एकदम कि आप जिस भी कक्षा में आप जाएंगे पढ़ाने, आपकी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी, हर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से भिन्न होगा। और वैसे भी हम ये सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं कि भिन्नता तो प्रकृति का नियम है, कोई भी दो प्राणी पूरी तरीके से एक जैसे नहीं है। एक ही माता पिता की संतान क्यों ना हो, उनमें भिन्नता होगी। हम जुड़वा संतान की भी बात कर ले, जुड़वा हैं, उनमें भी आपको किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी रूप में भिन्नता देखने को मिलेगी। बात समझ आ गई यहां तक कि आप जब जाते होंगे किसी, अपने जैसे आधार कार्ड आपने बनवाया होगा तो आप देखते होंगे कि आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आपकी वो आंखों को भी, वो रेटिना को स्कैन करते हैं। कारण क्या है उसका? वो किसी की एक जैसी नहीं होती, भिन्नता होती है उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये कहें कि भाई भिन्नता तो प्रकृति का नियम है, कोई भी दो प्राणी पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होते। फिर विद्यार्थी कैसे हो सकते हैं? कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको सैद्धांतिक चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, यदि उसे कोई सिद्धांत समझाया जाए, कोई अवधारणा समझाई जाए, उसको आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन तथ्यात्मक चीजें उसको याद नहीं होती जल्दी से, वो फैक्ट्स को, सूचनाओं को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। वहीं कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जिसे तथ्यात्मक चीजें आसानी से याद हो जाती हैं और बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन अवधारणाओं के मामले में वो विपरीत है, उसे सिद्धांत समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल चीजें उसे समझ में नहीं आती, लेकिन फैक्चुअल चीजें बहुत लंबे समय तक आसानी से याद रख लेता है। तो ये भिन्नता हुई। अब अध्यापक को कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना है। अध्यापक का तो यही ध्येय है, सबका साथ सबका विकास वाला। वे सारे विद्यार्थियों को एक साथ लेके चलना है, सारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। तो अध्यापक को अपनी कक्षा में उपस्थित जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई बालक योग्यता के मामले में भिन्न हो सकता है, कोई क्षमता के मामले में हो सकता है, कोई रुचि के मामले में, कोई अभिवृत्ति के मामले में भिन्न हो सकता है, कोई बुद्धि लब्धि के स्तर पर भिन्न हो सकता है। तो ये अंतर तो होंगे विद्यार्थियों में, कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। बात समझ आ गई? और हर कक्षा में आप देखेंगे सामान्यतः 3 स्तर विद्यार्थियों के मिलते ही मिलते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एकदम प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, गिफ्टेड है एकदम,
जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर बहुत उच्च है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो औसत होंगे, जो औसत प्रदर्शन करते होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे पढ़ाई में, जिनका प्रदर्शन औसत से कम होगा। लेकिन अध्यापक को तो सबको साथ लेके चलना है, इसलिए अध्यापक को अपनी कक्षा में उपस्थित व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होनी चाहिए। तो ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बना और यहां से भी प्रश्न बना। अगला बिंदु है शिक्षण प्रभावक तत्व को लेकर, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण में ये 3 घटक हैं, ये 3 ध्रुव हैं, 3 पोल हैं। अध्यापक है, विद्यार्थी है और एक पाठ्यक्रम है। यदि चर के अनुसार बात करेंगे तो इनको कहा जाता है कि अध्यापक एक चर है, स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी आश्रित या परतंत्र चर है, जो पाठ्यक्रम है वो हस्तक्षेप चर है। ये तीनों ही शिक्षण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि अध्यापक के साथ में कोई समस्या है, अध्यापक अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में है, मानसिक तनाव है, कोई टेंशन है, कोई पारिवारिक कलेश है ना, या कोई थोड़ा सा आर्थिक समस्या की वजह से तनाव है, तो अध्यापक का अध्यापन उससे प्रभावित होगा, स्वाभाविक है। ठीक ऐसा ही विद्यार्थी के साथ में, यदि विद्यार्थी किसी दबाव में है, तनाव में है, तो उसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ेगा। और यदि विद्यार्थी ने कक्षा में वास्तविक अधिगम नहीं किया, विद्यार्थी ने कक्षा में पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्यापक को नहीं सुना, तो विद्यार्थी ने वास्तविक अधिगम नहीं किया, एक्चुअल लर्निंग नहीं की। और यदि विद्यार्थी ने वास्तविक अधिगम नहीं किया, तो जो शिक्षण अधिगम की ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, ये असफल हुई। अध्यापक का जो अध्यापन है वो प्रभावी नहीं हुआ। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो यानी कि अध्यापक का अध्यापन प्रभावित हुआ उससे। तो इसमें हमें शिक्षक के अनुसार, शिक्षार्थी के अनुसार, जो सहायक सामग्री होती है उसके अनुसार भी वो भी कैसे प्रभावित करती है। जो अनुदेशात्मक सुविधाएं होती हैं, अनुदेशात्मक सुविधाएं जैसे आप कह लीजिए प्रयोगशाला, आप कह लीजिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ये क्या है? ये अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं, ये भी तो शिक्षण को प्रभावित करती हैं। यदि लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध ना हो तो विद्यार्थी कैसे सीखेंगे? यदि प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में उपकरण ना हो तो विद्यार्थी प्रयोग कैसे करेंगे? तो प्रभावित हो जाएगा इससे भी, ये हमको पढ़ना है। फिर एक शैक्षिक वातावरण को लेकर हमें पढ़ना है। शैक्षिक वातावरण का मतलब क्या हुआ? इसमें शैक्षिक वातावरण एवं संस्था, इन दोनों के अनुसार कि यदि कोई शिक्षण संस्थान है उसका वातावरण, और कक्षा है जैसे उस विद्यालय की या महाविद्यालय की, उस कक्षा का वातावरण, ये दोनों ही यदि हम ये कहें कि शिक्षा के या शिक्षण के अनुकूल है तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, बालक वास्तविक अधिगम करेगा। लेकिन यदि वो वातावरण अनुकूल नहीं है तब विद्यार्थी वास्तविक अधिगम नहीं कर पाएगा। और यदि विद्यार्थी ने वास्तविक अधिगम नहीं किया, इसको एकदम याद रखिए, विद्यार्थी ने यदि वास्तविक अधिगम नहीं किया तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया चल रही थी वो असफल हुई। अध्यापक जो पढ़ा रहे थे उनका पढ़ाया हुआ प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव टीचिंग नहीं हुई। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये हमको समझना है। अगला बिंदु है, यहां से जो प्रश्न है यहां से भी प्रश्न बनता है। उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, वो मेथड्स को लेकर इसमें हमें जानना है। और मेथड्स में सामान्यतः जो पद्धतियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, 3 वर्गीकरण हैं। एक होती है बड़े समूह की शिक्षण पद्धतियां या बड़े समूह की शिक्षण विधियां, जिनको हम अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी शिक्षण विधियां जो बहुत बड़े समूह को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है। दूसरी होती है लघु समूह की शिक्षण विधियां, जो छोटे समूह को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तीसरा वर्गीकरण होता है व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, जो विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर, हर विद्यार्थी को केंद्र में रखकर जो शिक्षण विधि उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। हमारी इस परीक्षा के अनुसार, हमारे इस पाठ्यक्रम के अनुसार हमें 2 वर्गीकरण पढ़ने हैं। एक बड़े समूह की शिक्षण विधियां अर्थात अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां, ठीक। दूसरा हमें पढ़ना है व्यक्तिगत शिक्षण विधियां अर्थात विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धतियां। बात समझ पाए? और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से प्रश्न बन रहा है, यहां से प्रश्न बनता आया है और यहां से प्रश्न संभावना है आगे भी
बनेगा। बात आसानी से समझ में आई होगी। इसके बाद में आईसीटी के प्रयोग को लेकर ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, और ये एकदम निश्चित है स्वयं प्रभा और मोक्ष, यहां से पिछले कई वर्षों से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप ये तय मानिए कि 2017 के बाद से यहां से निरंतर प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो मोक्ष से, स्वयं प्रभा से और स्वयं से लगभग आप ये मानिए लगभग विषयों के प्रथम प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा गया है। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है, चाहे आप पुराने पेपर किसी भी विषय का पेपर उठा के देख लीजिएगा। बात समझ आ गई? तो जो जैसे हम अभी ये कक्षाएं कर रहे हैं, ये भी तो ऑनलाइन कक्षाएं हैं, तो आप रिवीजन करते समय इस पे ध्यान दीजिएगा। एक इसमें बिंदु आपको पढ़ने को मिलेगा, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, यानी कि जब लाइव कक्षाएं होती हैं और रिकॉर्डेड कक्षाएं होती हैं, उसमें जो अंतर है उसको ध्यान से पढ़िएगा। कई बार पुस्तकों में इसे सहकालिक और असहकालिक लिखा मिलता है। ठीक है, उसका रिवीजन ठीक से कीजिएगा। ये जो प्रश्न, ये जो बिंदु है स्वयं प्रभा और मोक्ष, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, रिवीजन करने के क्रम में पढ़ने को मिल जाए तो आप मूडल को भी पढ़ लीजिएगा। मूडल से भी कभी कभी होता है, जो तकनीकी विषय वाले हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मूडल को लेकर थोड़ा सा जानकारी रखिए। बाकी स्वयं प्रभा, ये दोनों तो एकदम हॉट फेवरेट बिंदु हैं परीक्षक के, यहां से तो हर बार प्रश्न बन रहा है। बात समझ आई होगी। अगला बिंदु है शिक्षण सहायक प्रणाली, और इस शिक्षण सहायक प्रणाली में दो बिंदु हैं, परंपरागत और आधुनिक। आधुनिक में जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो है, जो शिक्षण में अभी आईसीटी का अनुप्रयोग है। आप देखेंगे आईसीटी का अनुप्रयोग कई इकाइयों में है। हम शिक्षण में बात कर ले, शिक्षण अभिव्यक्ति में बात हो गई, हम इसको अनुसंधान में भी पढ़ रहे होंगे कि शोध में आईसीटी का क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, तो उससे भी प्रश्न बनते हैं। ये बिंदु है। अंतिम है मूल्यांकन प्रणालियां, और यहां से जो अभी पैटर्न है प्रश्न बनने का, वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन से प्रश्न बन रहा है, यानी कि विद्यार्थी के संपूर्ण मूल्यांकन को लेकर प्रश्न बन रहा है। आपकी परीक्षा में ये ध्यान रखिए, एक बिंदु, दो बिंदु होते हैं, एक होता है आकलन असेसमेंट और एक होता है मूल्यांकन। ठीक है, जो अन्य अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको आकलन को भी ठीक से पढ़ना होता है। हमारी इस परीक्षा के लिए हमें मूल्यांकन को ठीक से पढ़ना है, हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, और यहाँ से बिंदु, यहाँ से प्रश्न भी बनता है मूल्यांकन से। इसमें आपको मूल्यांकन के तत्व जानने हैं, मूल्यांकन के प्रकार जानने हैं, यहाँ से प्रश्न बन रहा है। उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, फिर सीबीटी, जो आप अभी कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। परीक्षक जब बहुत मुश्किल प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं तब यहाँ से प्रश्न बनाते हैं, लेकिन अभी तक सामान्यतः क्या होता है कि प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है मूल्यांकन के प्रकार, और यदि किसी मूल्यांकन के प्रकार से प्रश्न बना तो हो सकता है उस मूल्यांकन के प्रकार की दो कथन में विशेषताएं दे दी जाएं। ठीक है, वो कथन वाला प्रश्न यहां से बन सकता है। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे अनुसंधान को लेकर, शोध अभिवृत्ति या अभिक्षमता। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, प्रकार कितने हैं, विशेषताएं क्या हैं, यहीं से प्रश्न बन रहा है, और इसमें भी इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों में भी जो प्रकार है ना, उस प्रकार से आपसे प्रश्न बन रहा है, और लगभग हर विषय के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। बात समझे। फिर आपको इसमें प्रत्यक्षवाद एवं शोध के उत्तर प्रत्यक्षवादी उपागम जो है, जो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है, ये आपको पढ़ना होता है। शोध पद्धतियां, एक प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, जो मेथड है रिसर्च के, जिसमें प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, फिर गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है प्रयोगात्मक से, विवरणात्मक से। ऐतिहासिक से भी कई बार क्या होता है कि परीक्षक कुछ विषयों में ऐतिहासिक से प्रश्न बना देगा और कुछ में प्रयोगात्मक से या डेस्क्रिप्टिव मेथड से, वर्णनात्मक से। ठीक है, ऐतिहासिक थोड़ा अधिक सरल है इन सब की तुलना में, इसलिए ऐतिहासिक को थोड़ा सा परीक्षक अवॉइड करता है। और ये जो दो बिंदु हैं ये मुश्किल हैं, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत
सारे इसके ऐसे बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो यहाँ से परीक्षक अधिकांशतः प्रश्न बनाता है। कुल मिलाकर शोध पद्धति से प्रश्न बनता है। ठीक है, वैसे भी आप सोचिए, जब सभी विषयों के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम एक जैसा हो, जब सभी विषयों के लिए इसी पाठ्यक्रम से प्रश्न बनाने हो, तो ये पाठ्यक्रम बहुत छोटा हो जाता है ना, ये पाठ्यक्रम बहुत छोटा हो जाता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अनुसंधान के चरण, स्टेप्स कौन कौन से हैं, है ना। जो एक पूरा आप चरण जिसमें कहते हैं कि पहले हम एक समस्या का चुनाव करते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं, फिर अपने कैसे आंकड़े इकट्ठा करने हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। वो जो पूरी प्रक्रिया है, वो जो पूरे सोपान है अनुसंधान के, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें जब आप पहुंचते हैं परिकल्पना से, हाइपोथेसिस से, परिकल्पना से प्रश्न बनता है। आंकड़ों के संग्रहण वाले बिंदु पर जाते हैं, डाटा कलेक्शन पर, वहां से प्रश्न बनता है। आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़े इकट्ठे करने के जो मेथड हैं, जो विधियां हैं, वहां से प्रश्न बनता है। यानी कि एक प्रश्न आपका अनुसंधान के सोपान से आपको देखने को मिलेगा। बात समझ आई। अगला, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। ये कुछ कुछ विषयों में यहां से प्रश्न बनता है, फॉर्मेट को लेकर और संदर्भ की शैली को लेकर। ये बिंदु यहां से अभी प्रश्न बनता है अनुसंधान में। आईसीटी का अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें आपको कुछ बातें शोध गंगा के बारे में पढ़नी होती हैं, शोध गंगोत्री के बारे में पढ़नी होती हैं, ई शोध सिंधु के बारे में, यानी कि जो डिजिटल कुछ पहले हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, उनके बारे में आपको जानना होता है। कुछ जो योजना परियोजना है वो थोड़ा सा आपको जान लेना होता है, कुछ प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो यानी कि ये आईसीटी का जो अनुप्रयोग है वो आपको जानना है। अभी पिछले 2 वर्ष से निरंतर क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये बिंदु है अनुसंधान नैतिकता, पिछले 2 वर्ष में रिसर्च एथिक्स बहुत, आप ये कहिए, पसंदीदा बिंदु के रूप में उभर कर सामने आया है। और यहां से जो प्रश्न अभी बन रहा है वो बन रहा है उस जो यूजीसी के मानक हैं कि भाई एक शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लेकर आता है, उसकी सामग्री कितने प्रतिशत कॉपी होगी, उसके लिए कितना दंड निर्धारित होगा, है ना। वो जो यूजीसी ने स्तर बनाए हैं, 0 स्तर पर कितना सामग्री कॉपी और कितना दंड है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, कब विद्यार्थी का, शोधार्थी का जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ये प्रश्न बन रहा है। और कई विषयों में ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। पिछले 2 वर्ष से ऐसा ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा रहा है, लगभग विषयों में पूछा जा रहा है। तो यहां से आपको इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो साहित्यिक चौर्य वाला बिंदु है, जो प्लेगरिज्म वाला बिंदु है, कि जो सामग्री आपकी कॉपी पाई जाती है अन्य सामग्री से, तो कितने प्रतिशत सामग्री कॉपी होगी, तो वो किस स्तर में, किस श्रेणी का दोष है, उसमें कितना दंड है जो निर्धारित है यूजीसी के द्वारा, वो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा उसको पढ़ना है, वहां से प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है बोधगम्यता या बोध आप कहिए। तो इसमें एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रणालीगत तरीके से आपको उनका उत्तर देना होगा। ठीक है, पैसेज है तो इसके तो आपको अभ्यास करना है, जितना अधिक करेंगे उतना उचित होगा। अगला है संचार या हम कहें संप्रेषण, जहां से हम अपने अभ्यास की शुरुआत करेंगे, यहीं से करना है। हमने सबसे पहले यही लिखा था, संप्रेषण को लेकर ही लिखा था, कम्युनिकेशन को लेकर ही लिखा था। क्यों? तो उसको लेकर हम आगे बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक, इसमें हमें क्या पढ़ना है, संचार, संप्रेषण, इसका अर्थ क्या है, प्रकार है और अभिलक्षण को लेकर। ठीक है, कि संचार का अर्थ क्या होता है। अभी वर्तमान में प्रकार से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप संचार के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको 2 मुख्य वर्गीकरण हैं जिनके आधार पर संचार के प्रकार पढ़ने हैं। एक है व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है, जिसमें आप देखेंगे आपको अंतःवैयक्तिक संचार पढ़ना है, अंतर्वैयक्तिक संचार पढ़ना है, समूह संचार पढ़ना है और आपको जन संचार पढ़ना है, मास कम्युनिकेशन पढ़ना है। इसमें भी जो प्रश्न अभी बन रहा है वो जन संचार बहुत हाईलाइटेड बिंदु है, वहां से प्रश्न बन रहा है, और कभी कभी अंतर्वैयक्तिक संचार से प्रश्न बन रहा है। बात समझ आ गई। और जब आप संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार पढ़ना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है।
बात समझे? संगठन प्रणाली में कैसे संचार की प्रक्रिया होती है वो। ठीक, तो जो संचार के प्रकार हैं वहां से प्रश्न बन रहा है। और अभी हालांकि अधिक महत्वपूर्ण है जो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकार है, उसमें भी अंतरवैयक्तिक संचार और जन संचार। बात समझ आई? अगला बिंदु है प्रभावी संप्रेषण, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी संचार की प्रक्रिया को आरंभ करता है, जो प्रेषक होता है, सेंडर होता है मैसेज का, सबका तो ध्येय यही है अंतिम कि भाई मेरे द्वारा जो संचार की प्रक्रिया शुरू की गई वो सफल होनी चाहिए, मैं अपने संचार में सफल हूं, मैं जो संदेश देना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं, जिस अर्थ के साथ मैं सामने वाले को कोई बात समझाना चाहता हूं वो उसी अर्थ में समझे। सबका ये उद्देश्य होता है, इसी को प्रभावी संचार कहते हैं। तो इस प्रभावी संचार में संप्रेषण में वाचिक और गैरवाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। अभी परीक्षक क्या करने लगे हैं, इस बिंदु को शिक्षण अभिवृत्ति वाले बिंदु के साथ में जोड़ के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कई बार आप जब देखते होंगे कि कोई विश्लेषण कर रहा है प्रश्न पत्र का, तो वो कई बार ये कह देते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि संचार से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा होता तो नहीं, 5-5 प्रश्न जब परीक्षक ने कहा है तो वो पूछता भी है, लेकिन ये तभी होता है कि वो शिक्षण अभिवृत्ति के साथ में जोड़ के ये प्रश्न बना दिया और हमने इस प्रश्न को शिक्षण अभिवृत्ति में शामिल कर दिया। ठीक है, चलिए फिर एक प्रश्न यहां से बनता है आजकल कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है, जो संचार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, संचार में कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि एक प्रेषक जो संदेश देना चाहता था प्राप्तकर्ता को, ये मान लीजिए हमने कहा कि ये सेंडर है और इसको हमने कहा कि ये रिसीवर है, ये प्राप्त करता है। अब ये कोई संदेश इसको भेज रहा है, लेकिन इस संदेश को प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको हम कहते हैं संचार की बाधाएं। जो संचार की बाधाएं होती हैं वो संचार की इस प्रक्रिया को प्रभावी होने से रोकती हैं, इफेक्टिव होने से रोकती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, संचार की बाधाएं, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, भौतिक स्तर पर हो, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो या किसी अन्य स्तर पर हो। यदि एक संदेश के प्रेषण में, संदेश के प्राप्तकर्ता तक पहुंचने तक, इसके यहां से संदेश निकला और यहां तक जब तक संदेश प्राप्त हुआ कोई भी बाधा है, तो वो जो संदेश है उसके प्रभाव को कम कर देगी, क्षीण कर देगी, तो उसको संचार की बाधा कहा जाएगा। तो संचार की बाधाएं कौन कौन सी होती हैं ये हमें पढ़ना है और यहां से प्रश्न बन रहा है अभी। ठीक, अंतिम बिंदु जन मीडिया और समाज को लेकर है। यहां से वही जन संचार वाले बिंदु को जोड़कर प्रश्न बनता है। ठीक है, अब जैसे ही जनसंचार जोड़ा तो उसके माध्यम आ जाते हैं, ये बिंदु, इसको जोड़कर भी प्रश्न बनता है। अभी जो परीक्षक प्रश्न बना रहा है जनसंचार से, वो जनसंचार के माध्यमों को शामिल करके 2 कथन बनाता है। ठीक है, कई बार कथन कारण वाला प्रश्न बनाया जाता है। बात समझे, कई बार क्या होता है, कूट वाला प्रश्न बनाया जाता है कि पारंपरिक जनसंचार के माध्यम कौन से हैं, आधुनिक जनसंचार के माध्यम कौन से हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रश्न देगा, उसके 4-5 विकल्प दे देगा, कोट के द्वारा आपको अपने सही विकल्प का चयन करना होगा। तो एक प्रश्न ये बनता है। चलिए आगे बढ़े। आगे गणितीय तर्क और अभिवृत्ति को लेकर। अब इसमें आपको तर्क के प्रकार जानने हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति जो आपकी जिसका मूल्यांकन होगा उसमें अंश के प्रश्न, समय और दूरी के प्रश्न, अनुपात समानुपात के प्रश्न, परसेंटेज प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सरल होते हैं, उतना मुश्किल नहीं। यदि आप अभ्यास करेंगे, आप अभ्यास करके आसानी से 5 के 5 प्रश्न गणित वाले सही कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर रीजनिंग, युक्त युक्त तर्क इसको कहा जाता है। जैसे जैसे आपके पाठ्यक्रम का विकास हुआ तो ये बहुत बड़ा हो गया है, इसका पाठ्यक्रम रीजनिंग का, इसको कहा जाता है एलिफेंट इन द रूम। इतना बड़ा पाठ्यक्रम अभी हो गया है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा के प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, फिर निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन। जो इंडक्टिव और डिडक्टिव है ये दोनों, ये आपको जब आप शिक्षण अभिव्यक्ति पढ़ रहे होंगे उसमें जब हम पद्धतियों को लेकर बात करते हैं ना,
तो उन पद्धतियों में भी, टीचिंग मेथड में भी आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, जिसमें एक में हम कहते हैं कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर किसी नियम या सिद्धांत पे जाते हैं, ठीक है। दूसरे में कहते हैं कि हम पहले नियम या सिद्धांत समझाते हैं फिर एक उदाहरण पर जाते हैं, तो दोनों साथ साथ हैं। ये आपको पढ़ना है इसमें। विशिष्टीकरण और अनुरूपताएं, फिर वेन आरेख जिसमें आपको तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुविध प्रयोग, फिर इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये आपको पढ़ना है। एक ये बिंदु डीआई इसको बोलते हैं आप, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वास्तव में यदि आप इसका ठीक से अभ्यास करें ना, आपने गणित वाले प्रश्न जो आपके आते हैं, औसत हो, परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, अनुपात समानुपात हो, यदि आपने उनका ठीक से अभ्यास किया है और उसमें भी दोनों में भी यदि आपने प्रतिशत और औसत वाले बिंदु का ठीक से अभ्यास किया है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। और ये 5 प्रश्न ऐसे हैं, 5 हल कर लेंगे और आप एज ले सकते हैं, बाकी विद्यार्थियों से आप आगे निकल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या, कुछ आंकड़े आपको दिए जाते हैं, वो आंकड़े आपको बार चार्ट में हो सकते हैं, हिस्टोग्राम में, पाई चार्ट में, टेबल चार्ट में, रेखा चार्ट में, वो आंकड़े आपको दिए जाएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? चलिए आगे फिर आपसे आईसीटी, कंप्यूटर को लेकर, और आईसीटी में अभी एक प्रश्न देखा जाता है शॉर्ट फॉर्म को लेकर, एब्रीविएशन को लेकर। एक प्रश्न कई बार बनता है जो शब्दावलियां होती हैं उसको लेकर आपसे प्रश्न बनता है। कंप्यूटर को लेकर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसके कौन कौन से भाग हैं, कौन से काम हैं, उसको लेकर आपसे प्रश्न बनता है, ठीक। तो आईसीटी में सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली, वही जो जनरल एब्रीविएशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनसे प्रश्न है। इंटरनेट के बारे में, इंट्रानेट के बारे में, ईमेल को लेकर अभी एक प्रश्न बनना शुरू हुआ है, पिछले 2 साल से ईमेल को लेकर प्रश्न बनना शुरू हुआ है। पहले किसी विषय में पूछा जाता था, किसी में नहीं। अभी क्या है, बहुत अधिक पूछा जा रहा है ईमेल वाला प्रश्न। फिर दृश्य श्रव्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, एक प्रश्न यहां से बनता है। उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी और शासन। इसमें एक बिंदु और है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया, वो है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन से एक प्रश्न अभी पूछा जाता है। 2023 से ये देखा गया कि बाइनरी ऐड करने को लेकर भी प्रश्न बनना शुरू हुआ है। कि आपको 2 कथन दिए जाते हैं और दोनों ही कथनों में आपको क्या दिया जाता है कि 2 बाइनरी दी और कहा गया कि 2 बाइनरी जोड़ के ये आएगा। दूसरे कथन में 2 बाइनरी वैल्यू दी, इनको जोड़ के ये आएगा। अब आपको बताना है दोनों कथन सही, एक सही दूसरा गलत या दोनों गलत, ये वाला प्रश्न। तो एक प्रश्न आप तय मान के चलिए, क्योंकि ये हर बार पूछा जा रहा है और आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से ये है नहीं, इसको ध्यान रखना है, हर बार यहां से प्रश्न बन रहा है, ठीक। अगला है लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें विकास और पर्यावरण को लेकर आपको जानना है, जिसमें आपको एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इनको कहें हम सहस्त्राब्दी विकास और संपोषणीय विकास लक्ष्य जो हैं। मानव और पर्यावरण समव्यवहार, इसमें निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके क्या प्रभाव हैं वो जानने हैं। यहां से एक प्रश्न और एक से अधिक प्रश्न भी देखे जाते हैं। स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, वैश्विक स्तर पर जो मुद्दे हैं, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या अपशिष्ट को लेकर हो। अधिक संभावना आपसे प्रश्न बनने की वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से होती है। कई बार परीक्षक ध्वनि प्रदूषण से भी प्रश्न बनाता है। यहां से प्रश्न बनना बहुत 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 कॉमन सी बात है कि आपसे वायु प्रदूषण को लेकर प्रश्न बने और जल प्रदूषण को लेकर प्रश्न बने, ठीक है।
कई बार परीक्षक क्या करते हैं, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण इन दोनों को एक साथ जोड़कर प्रश्न बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि मृदा प्रदूषित हुई, उसमें किसी रसायन को डाला गया, फिर वो क्या हुआ कि मृदा बहकर जल के किसी स्रोत में जाकर मिल गई, उसका प्रभाव जलीय जीवों पर देखा गया, तो जल प्रदूषण भी हुआ और मृदा प्रदूषण भी हुआ। तो ये प्रश्न मिलाकर भी परीक्षक बना सकता है आपसे। कुल मिलाकर ये वाला बिंदु आपके लिए एक प्रश्न वाला होगा कि यहां से एक और कई बार दो प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। ठीक, अगला, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, एक प्रश्न यहां से देखा जा रहा है। अभी होता क्या है, जैसे इसको परीक्षक क्या करते हैं, जो प्रदूषक हैं उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, रोग को लेकर एक प्रश्न बनाते हैं। आपसे पूछ लिया कि भाई इटाई किसकी वजह से होता है ना, या किसी अन्य बीमारी को लेकर आपसे प्रश्न बना दिया। तो जो कुल मिलाकर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, कुछ जो गंभीर रोग हैं जो प्रदूषकों की वजह से हो रहे हैं, उसको लेकर एक प्रश्न बनता है। आपने यदि पिछले कुछ समय पहले का अपने प्रश्न पत्र देखा हो तो आपने देखा होगा सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को लेकर एक प्रश्न बना था 2023 में। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या था, अब वो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो डाल रहे हैं, वो बिल्डिंग बीमार है, क्यों, क्योंकि उसकी वायु दूषित हो गई है, वहां वायु के पर्याप्त आवागमन की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त वेंटिलेशन उसमें नहीं है बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग बीमार हुई, उसमें रहने वाले लोग जो हैं फिर उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसी बिंदु से तो प्रश्न था वो, बात समझे। तो एक प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलता है। प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत, इसमें आपसे अभी जो है परीक्षक के लिए सौर ऊर्जा एकदम हॉट फेवरेट टॉपिक है, यहां से एक प्रश्न देखा जा रहा है, चाहे वो आईएसए को जोड़कर प्रश्न बन रहा हो। फिर पवन ऊर्जा, यहां से भी प्रश्न बनता है, मृदा को लेकर, जल को लेकर, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। अब इसमें भी अभी के लिए जो है कि यदि परीक्षक बहुत मुश्किल प्रश्न बनाएगा तो वो नाभिकीय को लेकर प्रश्न बना सकता है। ठीक है, लेकिन यदि एकदम औसत प्रश्न पत्र बना जैसे अब तक चल रहा है तो आप ये मान के चलिए सौर और पवन, ये दो ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अभी एक प्रश्न बन सकता है आपसे उस क्रम को लेकर कि भाई पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहले स्थान पर कौन सा देश है, वो क्रम लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा भारत, अमेरिका, चीन, इन तीनों का क्रम ध्यान रखिएगा। अभी चीन और फिर भारत है, उसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक, चलिए आगे इसमें है फिर जो प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं हैं उनको कम करने की कौन कौन सी युक्तियां हैं, यहां से प्रश्न बहुत कम बन रहा है। एक बिंदु ये है अंतिम, यहां से प्रश्न बन रहा है हर बार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यहां से प्रश्न बन रहा है, जो भारत में फिर नियम लागू करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी उसमें जो चर्चा हुई, उसमें जो नियम भी स्वीकार किए गए भारत में लागू करने के लिए, भारत में फिर आया था 1986 का अधिनियम। यानी कि इसको समझने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी होगी, 1972 से। बात समझे, 1972 में जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत में लागू करने के लिए उन बातों को ये नियम लाया गया, अधिनियम लाया गया, ये पढ़ेंगे। फिर जलवायु परिवर्तन संबंधी जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हैं, प्रयास हैं, इसमें एक प्रश्न आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछा जा रहा है, रियो से भी प्रश्न बन रहा है, और इससे रियो से प्रश्न जाके घूम के आपसे पूछा जाता है जो 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी रियो में 1992 में। ठीक है, एक जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर और मरुस्थलीकरण को लेकर। ठीक है, जो आप कोप अभी देखते होंगे ना, कोप मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो 3 सिस्टर कन्वेंशन है, उनकी उत्पत्ति होती है रियो सम्मेलन से 1992 में। यहां से प्रश्न बन रहा है। मॉन्ट्रियल से इस बार भी प्रश्न पूछा गया था। फिर जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता हो, फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हो, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बिंदु ऐसा है जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं लगभग हर बार। बात समझ आई होगी। अंतिम इकाई आपकी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। इसमें उच्चतर अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में जो शिक्षा है, अभी का ट्रेंड ये है कि एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या होगा, जैसे गुरु शिष्य परंपरा से हो सकता है, गुरुकुल से हो सकता है, किसी संस्कार से हो सकता है, शिक्षा प्राप्ति
बच्चा का जब करने जाता है, गुरुकुल जाता है, तो कौन सा संस्कार होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेने वाले को क्या कहते थे, 2 वेदों का अध्ययन वाले को क्या, 3 वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले को क्या कहते थे, 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेने वाले को क्या कहते थे, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। रुद्र कौन है, वासु कौन है, ये प्रश्न आपसे बना है। ठीक, फिर एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्चतर अधिगम और शोध का उद्भव। अभी इसमें आपको क्या पढ़ना होता है कि भारत की आजादी से पहले जो शिक्षा को लेकर विभिन्न समितियां और आयोग बने थे उनके बारे में। फिर दूसरे भाग में इसको ऐसे पढ़ते हैं, भारत की आजादी के बाद शिक्षा को लेकर जो विभिन्न आयोग और समितियां बने थे। ठीक है, तो आपसे अभी एक प्रश्न ये बनने लगा है कि वो जो शिक्षा को लेकर आयोग और समितियां बने, उन आयोग और समितियों की क्या सिफारिश थी, किसने क्या अच्छी सिफारिश की थी, उससे क्या परिणाम हासिल हुए थे, ये प्रश्न बनता है। बात समझ आ गई। अगला है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। ठीक, फिर व्यावसायिक और तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अभी इसमें प्रश्न यहां से बन रहा है। ठीक है, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, शासन और प्रशासन। एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा के अधिकार को लेकर। सामान्यतः संविधान के बारे में आपको सामान्य सी जानकारी इस बिंदु में करनी होती है, और आपसे जो प्रश्न अभी पूछा जाता है वो मूल अधिकारों को लेकर प्रश्न बनता है। लेकिन एक बार क्या हुआ था, पिछले वाले दिसंबर वाली परीक्षा में, दिसंबर 2023 में, उसमें आप देखेंगे कि आपसे प्रस्तावना को लेकर प्रश्न बन गया था, और एकदम सरल सा प्रश्न था, जिसने भी हर एनसीईआरटी की पुस्तक का पहला पेज वही है, उस पर प्रस्तावना लिखी हुई है। यदि आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता तो प्रश्न सही हो गया था। तो संविधान की कुल मिलाकर सामान्य सी जानकारी, प्रस्तावना, उसमें कौन कौन से शब्द हैं, फिर आपको मूल अधिकारों को लेकर संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, और यदि आर्टिकल की भी बात की जाएगी तो आप 14 से 18 और फिर 19 से 21, ये आर्टिकल खूब अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में क्या है, शिक्षा का अधिकार किस में है, किस आयु के बच्चों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य है या और राज्य व्यवस्था करेगा, किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये कहा गया कि कोई भी कंपनी, कारखाना, फैक्ट्री उनको नियोजित नहीं करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ गई। तो हमने साथ साथ बात की, पूरा पाठ्यक्रम ये आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन हो सकता है आपको ये समझ में आए कि हाँ, ये बिंदु ऐसे हैं जहां से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। अब एक बार वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा जो अभ्यास करने का क्रम रहेगा वो किस क्रम में रहेगा, उसको लेके, और फिर बात कर लेंगे कि आपके इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। तीसरा बिंदु बात करने का ये रहेगा कि आप कितने प्रश्न किस इकाई वाले आसानी से अभ्यास करने के बाद, 2-3 बार रिवीजन करने के बाद कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा अभ्यास करने का क्रम रहेगा, सबसे पहले हम संचार, फिर आईसीटी, उसके बाद में शिक्षण अभिवृत्ति, उसके बाद में अभ्यास करेंगे उच्चतर शिक्षा प्रणाली का, इन प्रश्नों का, उसके बाद में शोध या अनुसंधान, लोक विकास, और पर्यावरण, उसके बाद में बोधगम्यता या कहें बोध। ठीक है, ये इकाइयों का अभ्यास हम लोग साथ में कर रहे होंगे। गणित, रीजनिंग और जो डीआई है उसका अभ्यास आप दूसरे अध्यापक के साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्रम बनाने का कारण क्या है, ये क्रम बनाने का कारण ये है कि हमारी सारी इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास के क्रम में है तो उसमें क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें जो अपना रिवीजन करना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए प्रथम प्रश्न पत्र को, वो ये क्रम रखना चाहिए। कारण क्या है, हमारी सबसे पहली जो बुनियादी आवश्यकता है वो है संचार।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी यानी वो समाज में रहेगा। समाज में रहने के लिए, समाज बनाने के लिए, सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए, मानवीय संबंध स्थापित करने के लिए संचार प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संचार पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप सीधे शिक्षण अभिवृत्ति पे चले जाएंगे तो अध्यापक क्या करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का निर्देशन करते हैं। निर्देशन किसके द्वारा होगा, संचार की प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो इसलिए हमें पहले क्या पढ़ना है, संचार। आप पहले रिवीजन किसका कीजिए, संचार का, फिर हम उसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जब हम तकनीक आधारित संचार की बात करेंगे तो आईसीटी, ठीक है। और फिर ये आईसीटी शिक्षण अभिवृत्ति में भी जुड़ा हुआ है, अनुसंधान में भी जुड़ा हुआ है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भी जुड़ा हुआ है। डिजिटल पहले है, वो बिंदु पढ़ना है हमें। तो ये हमारा आगे तक जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसके बाद में आईसीटी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहां हमें शिक्षण के बारे में सामान्य जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग उच्चतर शिक्षा प्रणाली, जिसमें विशेष रूप से किशोर विद्यार्थी हमारा केंद्र में होगा, ये कहिए, या जो हायर एजुकेशन है उसको लेकर जो योजना परियोजनाएं हैं, एनटीए है, यूजीसी है, सीबीएसई है, इनके बारे में आपको कुछ कुछ चीजें पढ़नी होती हैं। फोकस रहता है यूजीसी पे और एनटीए पे, ठीक। सीबीएसई के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, वो ध्यान रखनी होती हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद में हम लोग अनुसंधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ लेने के बाद में, ठीक है। क्योंकि यहां आप पढ़ लेंगे भारत में जो शोध का उद्भव है आजादी के बाद, तो फिर बातें हमें अनुसंधान को लेकर करनी है। फिर हम लोग सबसे अंत में पहुंचेंगे लोक विकास और पर्यावरण पर, ठीक है। हालांकि हम शुरुआत से देखें तो पर्यावरण की शिक्षा हम समानांतर रूप से प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद में पर्यावरण को लेकर लोक विकास और पर्यावरण वाला बिंदु, इस पूरे समग्र ज्ञान का परीक्षण किसमें होगा, बोधगम्यता में, कॉम्प्रिहेंशन में। सबसे अंत में हम लोग बोधगम्यता के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे। बात समझ आ गई होगी आसानी से। अब इन सारी इकाइयों में हर इकाई से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम एक बात ये कर लेते हैं कि कितने प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। संचार, आईसीटी, फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे शिक्षण अभिवृत्ति, फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली, उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे होंगे अनुसंधान, उसके बाद में लोक विकास और पर्यावरण, बोधगम्यता, ठीक। इसके अलावा आपके जो गणित है, रीजनिंग है, उन पे भी बात कर लेते हैं। गणित, रीजनिंग और आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है। अब यहां इन 10 की 10 इकाइयों से आपसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 5 पूछे गए प्रश्नों में से हम यदि रिवीजन ठीक से करें, अभ्यास ठीक से करें, तो कितने प्रश्न हमारी पकड़ में होते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। हमें वो लक्ष्य निर्धारित कर लेना जरूरी है। जैसे हम यदि सबसे पहले संचार की बात करें, 5 प्रश्न हैं संचार के और आईसीटी के, हम पांचों के पांचों प्रश्न सही कर सकते हैं। बहुत सरल इकाइयां हैं। आईसीटी के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो इस तकनीकी युग में हो ही जाती है, कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में उसकी जानकारी हो ही जाती है, हम प्रयोग करते हैं। तो यहां से ऐसा है कि हम 5 के 5 प्रश्न दोनों के ही हल कर सकते हैं, आईसीटी के भी और संचार के भी। यदि बात करें शिक्षण अभिवृत्ति की, ये जो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 4 तो आप बेहद आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
यदि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया, बहुत अधिक व्यावहारिक होकर आपने अभ्यास किया, रिवीजन किया, तो आप शिक्षण अभिवृत्ति के भी 5 प्रश्न हल कर सकते हैं। ये पकड़ में होते हैं, ठीक है। फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली पे यदि बात की जाए तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भी 4 प्रश्न तो ऐसे होंगे इजीली जो आपकी पकड़ में है, ठीक है। अभी ये देखने को मिला है 2023 के लास्ट वाले एग्जाम से 2024 के जो दोनों बार हुआ है एग्जाम, इसमें जो एग्जाम निरस्त हुआ था उसमें भी देखा गया कि एक वो विश्वविद्यालयों को लेकर प्रश्न बनाना शुरू किया है परीक्षक ने, और वो विश्वविद्यालय को लेकर ऐसा प्रश्न बनाता है, पता नहीं किस कोने से एक विश्वविद्यालय का नाम उठाकर लाएगा और वो क्रम दे देगा, वो सूची का मिलान करने को दे देगा। वो बड़ा मुश्किल प्रश्न है। आपको उसके लिए तो पूरे विश्वविद्यालय जितने भी हैं देश में उन सबका इतिहास पता होना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि परीक्षक चाहता है आप इस प्रश्न को हल ना करें, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी 4 प्रश्न आपकी पकड़ में होते हैं जिनको आप आसानी से कर पाएंगे। बात समझे। उसके बाद आप आइए अनुसंधान पे। अब अनुसंधान से जो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अनुसंधान में भी कोई एक प्रश्न तो परीक्षक ऐसा बनाएगा जो आपसे ना बने, जो आपसे ना बने। कोई एक प्रश्न इतना मुश्किल बना देगा परीक्षक, ठीक है। लेकिन 4 प्रश्न में सारे वही चीज ले रहा हूं व्यवहारिक जो हमारी पकड़ में है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अभ्यास कर लेंगे बहुत अच्छा, रिवीजन कर लेंगे बहुत अच्छा, 50 के 50 प्रश्न सही कर देंगे, नहीं होगा। फिर तो जो आपका मूल्यांकन पत्र बनाने वाली टीम है या संस्था है जिसने आपका प्रश्न पत्र तैयार किया, उसके उद्देश्यों में सफल ही नहीं होंगे वो लोग। बात समझ आ गई। तो अनुसंधान में भी ऐसा होगा कि आपसे कोई एक प्रश्न ऐसा होगा जो ना बने। कई बार ये 2 प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं जो आपसे ना बने, लेकिन वो तब होगा जब बहुत मुश्किल प्रश्न पत्र बनाया गया होगा। सामान्यतः आपसे कोई एक प्रश्न छूटेगा। 4 प्रश्न यदि आपने कायदे से रिवीजन किया है, कायदे से आपने अभ्यास किया है, अभ्यास को अभ्यास की तरीके से किया है, तो 4 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। बात समझ आ गई। लोक विकास और पर्यावरण में भी ठीक ऐसा ही है। इसमें तो कई बार होता है कि आप 5 प्रश्न हल कर लेंगे, लेकिन अभी परीक्षक क्या करने लगे हैं कि किसी एक समसामयिक घटना को उठाएंगे और उससे कोई शब्दावली लेके आ जाएगा परीक्षक। वो एक प्रश्न ऐसा होता है जिससे आप चूक जाएंगे, वरना प्रदूषण को लेकर आपसे प्रश्न बने, ग्रीन हाउस गैसों को लेकर आपसे प्रश्न बने। कुछ चीज तो ऐसी फिक्स है ना कि यहां से प्रश्न बन रहा है, उसको आप आसानी से कर लेंगे, उसको आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हम फिर भी एक क्वेश्चन का लेके चलते हैं मार्जिन, कि एक क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जो परीक्षक चाहेगा आपसे हल ना हो, ठीक। उसके बाद में बोधगम्यता, ये तो 5 के 5 आपके सही होंगे। यदि 5 के 5 प्रश्न सही नहीं हो रहे बोधगम्यता में, अभ्यास की कमी है, और जितना आप इसमें दूर जा रहे हैं, 5 में से 4 हुए या 3 हुए, आप समझिए आप जेआरएफ से दूर जा रहे हैं, इसमें और डीआई में, दोनों में। बात समझे। यहां यदि हम गणित की बात करेंगे तो गणित वाला ऐसा बिंदु है जिसमें आप 5 के 5 सही कर सकते हैं, 5 के 5 आप गणित वाले सही कर सकते हैं। फिर भी आपको बहुत एक्स्ट्रा लेना है कि मान लीजिए यहां अनुसंधान में 3 कर लीजिए, यहां 5 हो जाएंगे। या आप ये मान लीजिए कि ठीक है, गणित में भी हम एक क्वेश्चन का एज लेके चलते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं कि हमसे 4 ही क्वेश्चन हुए, जबकि संभावना तो यही है कि आप इसके 5 के 5 कर लेंगे। रीजनिंग में ऐसा होता है, रीजनिंग में इतना मुश्किल प्रश्न परीक्षक बना सकता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हुए, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए, तब 4 प्रश्न कर पाएंगे, कोई एक तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप औसत हैं तो आपके 3 प्रश्न होंगे, ये होगा। डीआई में यदि आपने ठीक से अभ्यास किया है तो आप 5 के 5 प्रश्न हल कर लेंगे। डीआई में आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। यदि डीआई में 5 प्रश्न सही नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने जेआरएफ से दूर जा रहे हैं। बात समझ आ गई। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहा जाए तो आप इन 50 प्रश्नों में से 45 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। आप 44, 43, 45 यहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। हम कह दें 43 से 45 क्वेश्चन तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बात समझ आ गई। यहां आप देखें 5, 5, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26, यहाँ 5 है 31, यहाँ 5 ले लें या 4 ले लेते हैं, 4 लेते हैं
35 हो गए, यहाँ 4 ले लेंगे 39, और यहाँ फिर आपके 5 पूरे हो गए। तो आप 45 तक या 44 तक आप इजीली पहुंच जा रहे हैं। 44-45 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। इसमें फिर एक दो क्वेश्चन का मार्जिन लेना हो तो 42, 43, 44 फिर भी हो जा रहा है आपका, ठीक है। और आप ये तय मान के चलिए कि यदि आपका हिंदी साहित्य जैसा विषय है, इतिहास में थोड़ा सा और मेरिट कम हो जाता है, हिंदी साहित्य है आपका या उर्दू है आपका, मेरिट बहुत हाई जाती है सब्जेक्ट वाली। तो अब आपके लिए ये होगा कि आप 40 यदि टच कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, 40 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप जेआरएफ की रेस में हैं। इससे नीचे गए, 38 से नीचे गए, तो फिर समझिए सब्जेक्ट में बहुत बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बात समझे। लेकिन 40 तक भी आप अपने को मानिए कि हाँ, आपने सब्जेक्ट में अगर ठीक ठाक प्रदर्शन किया है तो आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब एक दो क्वेश्चन हम इसके अनुसार तो 44, 45 तक पहुंचे। एक दो क्वेश्चन आप और ऊपर नीचे लेंगे, इधर उधर करेंगे, तो आप 4 क्वेश्चन और काट लीजिए, तब भी आप 40 तक तो हैं, तब भी आप 40 तक तो हैं। बात समझ आ गई। चलिए, अब इस कोर्स में आप प्रवेश लेंगे तो निश्चित ही आपसे अभ्यास करने की, रिवीजन करने की अपेक्षा की जाएगी कि आपने ठीक से रिवीजन किया हो। इस कोर्स में आपको 6 महीने के लिए आप असीमित बार ये कक्षाएं देख पाएंगे। आपके पास किसी भी समस्या के समाधान के लिए एकेडमिक सपोर्ट टीम का नंबर होता ही है। मॉक टेस्ट की व्यवस्था रहेगी, आपकी तैयारी कैसी है आप अपना आकलन कर पाएंगे। जो आवश्यकता होगी उसके कुछ पीडीएफ हैंडआउट वो अध्यापक की सहायता से ही आपको मिलेगा। शंका समाधान जैसी सुविधा भी रहेगी कि आपको यदि कोई शंका होती है तो उसका निवारण अध्यापक के साथ बैठ के आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, पाठ्यक्रम को लेकर एक बेहतर समझ आपकी बनी होगी। जो क्रम हमने ये बनाया है, ये क्यों बनाया है, ये भी आपको समझ में आया होगा। इस क्रम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए YouTube पे भी ये चर्चा होगी, आप उस दृष्टि टीचिंग एग्जाम YouTube चैनल पर भी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, रुचिकर रही होगी, कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में संचार के प्रश्नों के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।